Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of May 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। और मिंट ने आज अपने फ्रंट पेज में ये 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 19 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन नॉर्म्स टू गेट अ रिजिक। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के और आरबीआई के, उनमें कुछ चेंज प्रपोज किया जा रहा है और अगर वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स हैं, वो रूरल डेवलपमेंट में जितना भी फंड डिपॉजिट करते हैं, डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में जो फंड डिपॉजिट करते हैं वो भी पीएसएल के टारगेट में कैलकुलेट होगा। रिसेंटली कुछ बैंक जो हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिटर्न में रिक्वेस्ट करी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन्होंने अप्रोच किया था कि जो पीएसएल स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, उनमें कुछ चेंज जो है वो किया जाए। तो कुछ चेंज की लिस्ट करके रिक्वेस्ट किया था बैंक्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से और पीएसएल के जो क्लासिफिकेशन है, जो नॉर्म्स हैं, उनको लेकर कुछ चेंज जो है वो बैंक्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम करंट नॉर्म्स को देखें, करंट सिचुएशन को देखें, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं उन्हें अपने टोटल लेंडिंग का, या बोल सकते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ANBC भी बोलते हैं, इसका 40% लेंडिंग जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में करनी पड़ती है। ये नॉर्म है। और प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं? एग्रीकल्चर, MSMEs, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसे कि स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड अदर डिसएडवांटेज सेगमेंट। तो ऐसे सेक्टर जहां पर फाइनेंस का जनरली क्रंच रहता है, जहां पर फंडिंग का क्रंच रहता है, जो इन्वेस्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो सेक्टर प्रॉफिटेबल नहीं होता, फाइनेंशियली वायबल नहीं होता। तो बैंक्स के लिए 40% का कैप रखा गया कि अपना टोटल जो आप लेंडिंग कर रहे हैं उसका अप्रॉक्सीमेटली 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है। जैसे कि ऐसे सेक्टर जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, वायबल नहीं है, उनमें भी फंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर है। तो बेसिकली अगर आप देखें सेक्टर्स जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी और मार्जिनलाइज जो एरियाज है, जो सेगमेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड सेक्टर्स या स्कीम है, जिससे कि एक इक्विटेबल ग्रोथ जो है वो अचीव हो सके इकोनॉमी में। ऐसा ना हो कि कुछ सेक्टर जो है वो बहुत फ्लॉरिश कर रहे हैं और कुछ सेक्टर जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इक्विटेबल ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए ये पीएसएल के नॉर्म्स लाए गए थे। और कई बार ऐसा होता था। प्रॉब्लम क्या है करंट नॉर्म से? करंट नॉर्म से प्रॉब्लम ये कि जो 40% का जो कैप रखा गया, जो 40% की मैंडेटरी सीलिंग रखी गई, कई बार जो है बैंक से अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं होती लैंडिंग की इन सेक्टर में। तो कई बार ये रूल वॉल्यूट होता है। इसीलिए जो बैंक्स हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी है कि जो पीएसएल रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ चेंज किया जाए, जिससे कि कई सारे और सेक्टर को भी पीएसएल क्लासिफिकेशन में लाया जाए, जिससे कि 40% की जो रिक्वायरमेंट है वो बैंक्स उसको पूरा कर पाएँ। और स्पेशली बैंक किस सेक्टर को और किस एरिया को या किस स्कीम को पीएसएल क्लासिफिकेशन में लाने की बात कर रहे हैं? ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको हम RIDF के नाम से भी जानते हैं, और इसी तरह के और सारे भी फंड जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, बैंक्स का ये कहना है कि इनको भी आप पीएसएल क्लासिफिकेशन में लाइए। और अगर ये जो प्रपोज चेंज है ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, सो दिस पर्टिकुलर चेंज विल प्रोवाइड द बैंक्स एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग आउट द सेक्टर स्पेसिफिक पीएसएल टारगेट, और उनका कुछ कैपिटल जो है वो फ्री हो जाएगा, जिससे कि जो इंडस्ट्रियली वाइब्रेंट सेक्टर हैं, जो प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं और जहां पर ज़्यादा डिमांड है क्रेडिट की, उन सेक्टर को भी फंड प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टर होगी। तो बैंक्स का कहना है कि हम ये 40% का जो है वो ये क्लासिफिकेशन अगर अब ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो हमारा जो कैपिटल है वो इसी में स्टक रहता है, क्योंकि हम उससे कहीं और उसकी लेंडिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम इसमें और ज़्यादा स्कीम पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर में की क्लासिफिकेशन में और ज़्यादा स्कीम्स और ज़्यादा एरियाज़ को इंक्लूड कर लेंगे तो ये 40% का टारगेट अचीव हो जाएगा और हमारा जो कैपिटल है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा और हम उसको जो एक इंडस्ट्रियली वाइब्रेंट और प्रॉफिटेबल सेक्टर है वहाँ पर
चैनलाइज कर पाएंगे। तो इसी को लेकर के मिनिस्ट्री जो है वो आरबीआई से डिस्कस करेगी और बहुत जल्दी पीएसएल नॉर्म्स को लेकर के, क्लासिफिकेशन को लेकर के हमें रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल सकती है। करंट जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग जो आरआईडीएफ की जो स्कीम्स हैं और जो ऐसे कई सारे फंड्स हैं उनको पीएसएल में क्लासीफाई नहीं किया जाता है। So banks are not allowed to compensate for the shortfall in meeting the PSL target. क्योंकि जितने भी ये जो आरआईडीएफ वाले फंड्स हैं बेसिकली नाबार्ड, सिडबी, मुद्रा जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फैसिलिटेट करते हैं rather than कमर्शियल बैंक। सो लेट अस सी कि क्या गवर्नमेंट और आरबीआई इसमें कुछ चेंज लाती है या नहीं। अगर हम टारगेट शॉर्टफॉल देखें तो आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि फिलहाल शॉर्टफॉल में और उन्हें कितना कितना एलोकेशन किया गया। सो दिस इज द ग्रॉस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बाय बैंक्स टू की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स। ये आउटस्टैंडिंग है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परसेंटेज चेंज है। तो डेफिनेटली बैंक्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाते पीएसएल से रिलेटेड टारगेट्स को, एंड दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग फॉर इंक्लूजन ऑफ मोर सेक्टर इनटू दिस क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। होलसेल इन्फ्लेशन हिट्स नियर 3 years low in April. WPI contracted for the first time in 3 years in the month of April as global commodity prices are getting ease out. तो अप्रैल के मंथ में हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.92% का डिक्लाइन देखने को मिला और ऐसा कहा जा रहा है पिछले 3 सालों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WPI बोलते हैं उसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ग्लोबल लेवल पे जो कमोडिटीज़ के प्राइजेज हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो रही है। जो फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं उन पर जो कॉस्ट प्रेशर था वो भी रिड्यूस हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स या फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन पर भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर WPI डाउन हो रही है तो इसका इम्पैक्ट हमें फर्दर कंज्यूमर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन और CPI पर देखने को मिलेगा आगे आने वाले मंथ्स में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी डाउन करेगी। और अगर इस अप्रैल के मंथ का डेटा पिछले कुछ डेटा से कंपेयर करें तो पिछले साल अप्रैल में यही जो WPI थी वो डबल डिजिट में था, अप्रॉक्सीमेटली 15.38% का WPI लास्ट ईयर अप्रैल में था। हालांकि इस बार मार्च के डेटा की बात करें यानी इस अप्रैल से जस्ट पहले वाले मंथ में जो WPI थी वो 1.34% थी और इससे पहले जुलाई 2022 में जो WPI था वो नेगेटिव टेरिटरी में एंटर कर गया था बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द इकोनॉमीज और द गवर्नमेंट ड्यू टू द कोरोना वायरस स्प्रेड। और अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो जो फ्राइडे को डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन वो अपने 18 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डेफिनेटली वो आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर ही है। दिस इज़ फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव मंथ की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो CPI जिसको हम बोलते हैं, वो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट के बीच में ही है या नीचे ही है। और अगर एग्जैक्ट बात करें कि रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही तो अप्रॉक्सीमेटली 4.7% रिटेल इन्फ्लेशन रही इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ में कितनी थी? 5.66। तो रिटेल इन्फ्लेशन और CPI दोनों में ही हमें डिक्लाइन या ईज आउट देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एक्सपोर्ट्स प्लंज मोस्ट इन 3 years एज डिमांड कूल्स। एक साइड जहां पर इन्फ्लेशन, चाहे WPI इन्फ्लेशन हो चाहे CPI इन्फ्लेशन हो, वो डाउन हो रही है। अगर दूसरी साइड हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें, स्पेशली मर्केंटाइज एक्सपोर्ट और गुड्स एक्सपोर्ट की, तो इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो अपने 3 सालों के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, हम बोल सकते हैं फेल टू स्टीपेस्ट इन 3 years in the month of April। और इसका रीज़न बिकॉज ऑफ द वीक ग्लोबल डिमांड एंड डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइसेस। तो एक कोर कमोडिटी प्राइसेस जो डिक्लाइन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें इन्फ्लेशन पर देखने को मिल रहा है। दूसरी साइड इसी कमोडिटी डिक्लाइन का इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है और ग्लोबल डिमांड जो है वो वीक कर रही है। तो बिकॉज ऑफ द वीक ग्लोबल डिमांड एंड डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइसेस द आउटबाउंड शिपमेंट इज ऑल्सो गेटिंग डिक्लाइन। और अगर क्वांटम की बात करें, डेटा की बात है, तो एक्सपोर्ट जो है वो अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 13% जो है वो कम हुआ है, यानी $34.66 बिलियन का एक्सपोर्ट हमें अप्रैल के मंथ में देखने को मिला है, जो कि एक साल पहले यानी लास्ट अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली $39.70 बिलियन था एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री।
और इतना ज़्यादा फॉल जो हमें कब देखने को मिला था, मई 2020 में, यानी मई 2020 के बाद से अभी तक का ये सबसे स्टीपेस्ट फॉल है। यानी पिछले 3 सालों में इतना फॉल हमें किसी भी मंथ में एक्सपोर्ट के केस में देखने को नहीं मिला। तो मई 2020 के बाद से अप्रैल 2023 में एक्सपोर्ट जो है हमारा सिग्निफिकेंटली फॉल किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट ही फॉल कर रहा है, हम देखें तो हमारा जो मर्केंटाइज इंपोर्ट है, जो गुड्स का इंपोर्ट है, वो भी फॉल कर रहा है। गुड्स के इंपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 14% का फॉल देखने को मिला है ड्यूरिंग द मंथ of April in comparison to the last year. Last year approximately $58.06 billion था। तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट अगर फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट में भी हमें फॉल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में हम जो इंपोर्ट करते हैं या तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है या सेमी फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं और उसको प्रोसेस करके असेंबल करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि डिक्लाइन कर रहा है, बाहर डिमांड ही नहीं है, ग्लोबल लेवल पर डिमांड नहीं, और डिमांड नहीं है तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली हमें रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड के इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंटली इंपोर्ट भी डाउन कर रहा है बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन export, or because of this decline in import and export, our जो trade deficit is also getting narrowed down। जो हमारा trade deficit बहुत बढ़ गया था वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो अप्रैल के मंथ में या हम बोले वो कम हुआ है। तो अप्रैल के मंथ में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा वो अप्रॉक्सीमेटली $15.24 बिलियन रहा, जो कि लास्ट ईयर अप्रैल में $18.36 था। और बहुत रैशनल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों डाउन हो रहा है। और अगर हम देखें तो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी नैरो डाउन करेगा। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली $15.24 बिलियन रहा इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, जब ये $18.36 बिलियन था। अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस डेटा को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि इंपोर्ट में एक्चुअली डाउन नहीं है। जो इंपोर्ट में हमें डाउन देखने को मिल रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इंपोर्ट में बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू जो हमें उसमें हमें कम वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ द सबड्यूड डिमांड एट ग्लोबल लेवल। और अगर हम अभी की बात करें तो डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो यूएस और यूरोप, जो कि इंडिया के प्राइम मार्केट हैं, उनमें फिलहाल के लिए अभी इंप्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा। आगे आने वाले 2 से 3 महीनों तक एटलीस्ट यही डिमांड सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। जो थिंग्स हैं, जो डिमांड है, वो हो सकता है सितंबर के बाद हमें उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिले एज पर द एक्सपर्ट। And these are the few sectors where we can see our import and exports are getting decline। तो इंपोर्ट जो डिक्लाइन हो रहा है वो जेम्स, ज्वेलरी और पेट्रोलियम के केस में हो रहा है, और उसका सीधा रीजन है कमोडिटी प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट वैल्यूएशन है वो कम होता हुआ दिख रहा है। सो लेट अस सी सितंबर के बाद किस तरीके से ग्लोबल डिमांड सिचुएशंस जो है वो मूव ऑन करती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी एग्जामिन्स इंडियन स्टॉक यूडीआरस। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSCA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। किस लिए? गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, गिफ्ट सिटी के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं, उसको रेगुलेट करती है। और अभी के लिए जो IFSCA है ये कंसीडर कर रही है कि अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स को परमिट करने के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UDR बोलते हैं, अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स for Indian share. So as per the people aware about this matter, IFSCA is considering this proposals to permit the unsponsored depository receipts for Indian shares. और इससे क्या होगा? डेफिनेटली इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करी जाएगी कि वो इन्वेस्ट करें इंडियन स्टॉक्स में टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, और इस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू वो इंडियन शेयर्स में, इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कई सारे जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी में भी बूस्ट देखने को मिलेगा। इट विल अट्रैक्ट द more foreign funds seeking the offshore alternatives to Mumbai stock market। तो मुंबई स्टॉक मार्केट के फॉर्म में जो गिफ्ट सिटी है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफर करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, क्लेम्स बेसलेस, नो प्रॉब इनटू अडानी सिंस 2016, सेबी टेल्स सुप्रीम कोर्ट। रिसेंटली जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पंकज चौधरी इन जुलाई 2021 has actually remarked against the Adani, and they say that SEBI is actually investigating, or SEBI was actually investigating certain Adani group companies for alleged
नॉन कंप्लायंसेस विद द रेगुलेशन। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, जो जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने बोला था जुलाई 2021 में। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी है उसने क्लियरली बोला कि जितने भी जो क्लेम है ये बेसलेस है। सेबी इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एनी अडानी ग्रुप कंपनी सिंस 2016 कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सेबी अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी को इन्वेस्टिगेट नहीं करी। बेसिकली अडानी ग्रुप पर और सेबी पर यह एलिगेशन लगा था कि 2016 में जो सेबी है वो अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है फॉर द मिस यूज ऑफ GDR। व्हाट इज दिस GDR? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये एलिगेशन लगा था अडानी ग्रुप पर कि जिन्होंने GDR को मिस यूज किया है टू रूट द ब्लैक मनी एंड अदर वॉल्यूशन। तो ब्लैक मनी को रूट आउट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में GDR का यूज किया गया और उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है 2016 था। तो उसी को लेकर के सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल दीज क्लेम्स आर बेसलेस, वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एनी अडानी ग्रुप सिंस 2016। और अभी का जो इन्वेस्टिगेशन सेबी ने लॉन्च किया उसके लिए सेबी ने 6 महीने और मांगे हैं, स्पेशली फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑफ अडानी ग्रुप। तो ये क्लैरिटी दी है सेबी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ, फर्स्ट इन 3 years होलसेल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इन ऐप। तो ये न्यूज़ अभी हमने मिनट में कवर करी है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अपने 3 साल के बाद डिफ्लेशन टेरिटरी में एंटर कर गया है। कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। दिस इज द आफ्टर 3 years। और अगर पिछले कुछ महीनों के पहले की बात करें तो जो होलसेल इन्फ्लेशन था वो डबल डिजिट के ऊपर था, जिसकी वजह से CPI में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। तो फाइनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो WPI है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट करके अपने डिफ्लेशनरी टेरिटरी में एंटर कर गया है। अप्रॉक्सीमेटली -0.92% का कॉन्ट्रैक्शन हमें WPI में देखने को मिल रहा है, जिसको फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। मार्च में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1.34%। ये हमने मिनट में इन्फॉर्मेशन कवर करी थी और यही अप्रैल के मंथ में 15.38% था। बस इसमें हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्राइस ऑफ केमिकल्स की, टेक्सटाइल की, मैन्युफैक्चरिंग गुड, फैट्स, बेसिक मटेरियल्स, रबर, इन सब हमें कमोडिटीज़ में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बेसिक ये जो कमोडिटीज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ये मीन्स इनके प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आगे भी यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो WPI इन्फ्लेशन है वो अभी भी लो रहेगी बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट इन द लास्ट ईयर एज वेल एज द ईज ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। दिस इज ऑल अबाउट WPI इन्फ्लेशन ट्रैकिंग। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्प्स ऑफ इट। पहली बार 3 सालों में कॉन्ट्रैक्शन WPI में देखने को मिला है। इसी के साथ एक और न्यूज़ एसोसिएटेड है वो भी हम देख लेते हैं। पर रिटेल इन्फ्लेशन में ईज टू 4% इन में इकोनॉमिस्ट। अब जिस तरीके से WPI मूव करी, WPI अपने कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच गई है, तो उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट हैं दे आर एंटिसिपेटिंग कि इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसको हम CPI भी बोलते हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, वो मई के मंथ में 4% तक या 4% से नीचे आ जाएगी। और ये RBI के लिए एक मिड पॉइंट होगा। जो RBI का टॉलरेंस लिमिट है 2 to 6, उसका मिड पॉइंट है ये, जिसे हम बोल सकते हैं आइडल सिचुएशन बेसिकली। तो ऐसा इकोनॉमिक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो मई मंथ की CPI है वो अप्रॉक्सीमेटली 4% तक रहेगी, विच सजेस्ट दैट Q2 एवरेज इज लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय RBI's फोरकास्ट ऑफ 4.5% जो कि RBI ने किया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो RBI ने फोरकास्ट किया था 5.1% का फॉर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज होता हुआ दिख रहा है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5। Article number 7, that is given on page number 6 of business standard. Coal to stay important. Energy measures at just transition. तो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। दिस इज द थर्ड मीटिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 प्रेसिडेंसी के अंदर जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप है उसकी थर्ड मीटिंग हुई और उस थर्ड मीटिंग में जस्ट ट्रांजिशन JT को लेकर के कई सारे डेलिब्रेशंस हुए बिटवीन द डिफरेंट कोल मिनिस्ट्रीज एंड पावर मिनिस्ट्रीज। और ये डिसाइड किया गया कि कैसे आगे आने वाले टाइम में कंट्री का जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। कंट्री मतलब इंडिया का जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन प्लान है वो कैसा रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसको अडॉप्ट करने के लिए। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में कई सारे जो सेक्टर लीडर्स हैं, जैसे कि हम बात करें CIL और जो कंट्री के लार्जेस्ट पावर जनरेटर है NTPC, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और इनके पॉइंट के अकॉर्डिंग और इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि अगर हम कंट्री की इकोनॉमिक नीड को देखें, एनर्जी नीड को देखें, तो डेफिनेटली कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ऊपर है। और उसको ध्यान में रखते हुए एज ऑफ नाउ हम कोल को कंप्लीटली
आउट ऑफ द पिक्चर नहीं कर सकते। कोल कंजप्शन कैन नॉट बी रिड्यूस ओवरनाइट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सुपरमेसी है हर पर्टिकुलर प्लान पर। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए हम एनर्जी डिमांड की बात करें, अगर एनर्जी नीड को देखें तो डेफिनेटली इतनी डिमांड और इतनी नीड जो है वो हम सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई कोल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमोडिटी स्टिल। और इसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया कि जो एमिशन को लेकर के टारगेट सेट किए गए, किसके एमिशन को लेकर के, व्हेनेवर वी से एमिशन टारगेट इज सिंपली अबाउट कार्बन एमिशन। तो कार्बन एमिशन को लेकर के जो टारगेट सेट किए गए हैं आगे आने वाले टाइम में 2070 तक जो टारगेट रखा गया है कि जो इंडिया है वो ज़ीरो एमिशन पर जाएगा, ज़ीरो कार्बन एमिशन पर जाएगा। तो उस टारगेट को लेकर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि वी आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू द एमिशन टारगेट। और हाँ, जो फोकस है वो ज़रूर करना चाहिए कि एक्सेलरेट करें हम एनर्जी ट्रांजिशन को, लेकिन टोटली हम वॉश आउट नहीं कर सकते। टोटली जो कोल का कंजप्शन है वो अभी टोटली नहीं हटाया जाता। वी विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन लॉन्ग टर्म। और जिस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, जिस तरीके से उस पर फोकस किया जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज़्यादा चीप होगी इन कंपैरिजन टू द फॉसिल फ्यूल। तो डेफिनेटली अगर चीपर ऑप्शंस हम कंज्यूमर्स को ऑफर करेंगे तो दे विल अडॉप्ट दिस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में हम कोल को फेज आउट कर सकेंगे। तो बेसिकली इस पूरा जो मीटिंग का जो क्रक्स रहा वो यही रहा कि अभी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल है वो इंपॉर्टेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेज वाइज मैनर में हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करेंगे, बट ये फेज वाइज मैनर में होगा। वन नाइट या ओवरनाइट इस तरह का कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसका इंपैक्ट हमें इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक और न्यूज़ भी एसोसिएटेड है शॉर्टली, उसको भी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी कट फॉर सोलर इक्विपमेंट मेकर्स बाय 80% इन लिस्टिंग पीरियड डबल। तो बेसिकली सोलर एनर्जी जो मेकर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई सारे डिसीजन लेती है, और सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए, मेकर्स के लिए ही नहीं, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैं उन सबको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसे कि जो कार्बन एमिशन टारगेट्स है उसको अचीव किया जा सके। इसके अलावा जो इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो टारगेट्स है उनको भी अचीव किया जा सके। तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, MNRE है, उसने मेजर रिफॉर्म्स लिए हैं और उस को एक ड्राफ्ट के फॉर्म में अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स ALLM में इंक्लूड किया कि 80% जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारे जो लिस्टिंग की वैलिडिटी है उसको भी डबल कर दिया जाएगा। कई सारे रिफॉर्म्स लिए हैं जस्ट टू सपोर्ट दिस सोलर इक्विपमेंट मेकर्स और सोलर मॉड्यूल मेकर्स, जैसे कि सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल्स, स्पेशली अगर हम बोलें तो फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स हैं जो कि सोलर एनर्जी बनाने में यूज़ होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जा सके, डोमेस्टिक मार्केट में सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़े। और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है PVC मॉड्यूल्स को लेकर के, PV मॉड्यूल्स को लेकर के अदर कंट्रीज़ पर, वो भी रिड्यूस हो। तो कई सारे मेजर रिफॉर्म्स लिए गए हैं जस्ट टू सपोर्ट द सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और मेकर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 that is given on page number 6 of Business Standard. SkyMet predicts late onset of monsoon. So as per the private weather forecaster SkyMet, the Kerala monsoon or the southwest monsoon may hits its डेडलाइन ऑफ June 1। तो ऐसा कहना है SkyMet का कि प्रॉबेबली जो साउथ वेस्ट मानसून है वो डिले हो सकता है, और इसके अलावा वीक होने के चांसेस तो SkyMet ने पहले ही प्रेडिक्ट किए बिकॉज ऑफ द एल नीनो इम्पैक्ट। तो SkyMet ने बोला ही था कि एल नीनो की वजह से जो इंडिया में जो मॉनसून है वो हमें बिलो देन एवरेज देखने को मिल सकता है। तो ये तो एल नीनो का इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो ऑनसेट है उसके बारे में भी SkyMet का प्रोजेक्शन ये है कि इट माइट गेट डिले। हालांकि IMD स्टैंड्स फॉर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD ने अभी अपना फोरकास्ट नहीं दिया है साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट को लेकर के, लेकिन कुछ आगे आने कुछ फ्यू डेज के बाद IMD जो है अपने फोरकास्ट के साथ आएगा। बट SkyMet का प्रोजेक्शन ये है कि फिलहाल के लिए जो ऑनसेट है June 1 जो ऑनसेट डेट होती है उससे डिले हो सकता है साउथ वेस्ट मानसून। और उसका रीज़न क्या साइट किया है SkyMet ने? उसका रीज़न साइट किया है SkyMet ने जो एंटी साइक्लोन हमें देखने को मिल रहा है अरेबियन सी में, जिसकी वजह से जो मॉनसून विंड्स हैं वो केरला कोस्ट पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इट विल नॉट अलाउ द मानसून विंड्स टू रीच द केरला कोस्ट ऑन टाइम। इसके अलावा
सेकेंड इज द साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी। तो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन की जो सिचुएशन बन रही है अरेबियन सी में, उन सब की वजह से फेबियन आ रहा है, वो डिस्टर्ब करेगा मानसून करंट्स को, जिसकी वजह से इंडिया के जो केरला कोस्ट है उसमें मानसून डीले हो सकता है। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। एक्सपोर्ट फॉल्स 12.7% इन अप्रैल, ट्रेड गैप 20 मंथ्स लो। ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं मिंट में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि जो एक्सपोर्ट है वो अपने 3 सालों में सबसे स्टीपेस्ट फॉल उसमें देखने को मिला है। 6 मंथ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों फॉल कर रहा है। 20 महीनों को अगर पिछला हम ट्रेड डेफिसिट देखें तो 20 मंथ में ये अभी तक का लोवेस्ट ट्रेड डेफिसिट है, लोवेस्ट ट्रेड गैप है इन इंडिया। सो दिस न्यूज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Qualcomm working with OEMs to cut 5G phone cost to sub ₹8K. तो ग्लोबल फैबलेस चिप मेकर Qualcomm INC is working with OEM. OEM stands for Original Equipment Manufacturers. तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ जो फैब्रिकेशन कंपनीज है, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है, वो काम कर रही है। उसका क्या पर्पस है? जस्ट टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ 5G स्मार्टफोन। तो 5G इनेबल जो स्मार्टफोन है उनका प्राइस रिड्यूस किया जाए अप्रॉक्सीमेटली $90, so with a reasonable additional feature to attract the volume driven mass consumption market. This particular company is actually trying to reduce the cost of 5G enable smart devices. So let us see whether it will work or not. अब देखते हैं next clip. Factually baseless, SEBI to Supreme Court probing attorney firm since 2016. This news we have already covered in mint, जहाँ पर SEBI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला है कि ये सारे जो क्लेम्स लगाए जा रहे हैं, जो सारे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सेबी पर और अडानी पर, ये बेसलेस हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एपेक्स फंड टू बाई IBS स्टेक फॉर $450 मिलियन। तो फंड एडवाइज्ड बाय एपेक्स पार्टनर LLP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपेक्स भी बोलते हैं, उसने मंडे को एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। किससे साइन किया है? टू बाय द ब्लैकस्टोन माइनॉरिटी स्टेक इन IBS सॉफ्टवेयर। तो ब्लैकस्टोन का जो माइनॉरिटी स्टेक है IBS सॉफ्टवेयर में, क्योंकि SaaS कंपनी है, SAS, इट SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सोल्यूशन कंपनीज है, ग्लोबल ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है IBS। तो उसमें एक मेजॉरिटी स्टेक जो है वो एपेक्स खरीदने जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली $450 मिलियन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कंसीडरिंग इंक्रीजिंग मैटरनिटी लीव टू 9 मंथ्स सेज नीति। तो नीति आयोग के जो मेंबर है मिस्टर VK पॉल, उन्होंने मंडे को बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हैं दोनों ही इस पर्टिकुलर बात को कंसीडर करें, इस पर्टिकुलर इशू को कंसीडर करें कि जो मैटरनिटी लीव है जो अभी 6 मंथ की है उसको इंक्रीज करके 9 मंथ कर दिया जाए। तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016 वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट 2017, जहां पर मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया था। और अब इसको एंटिसिपेट ऐसे किया जा रहा है कि प्रॉब्लली इसको 6 महीने से बढ़ा करके 9 महीने 26 वीक्स मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से बढ़ाकर इसको 9 मंथ कर दिया जाए। और इसके लिए नीति आयोग के जो एक मेंबर हैं उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बोला है दैट they should sit together and discuss and think about the increasing maternity leave of mothers from the present 6 months to 9 months. So let us see whether it will get implemented or not. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मुंबई मेट्रो रेसेस अगेंस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑपरेशंस बाय मार्च 2024। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नई डेडलाइन सेट कर दी है मार्च 2024 की। किसके लिए? जो मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट चल रही है, लाइन 3 चल रही है, हम इसे बोलते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 3 प्रोजेक्ट, जो अप्रॉक्सीमेटली 33,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नई डेडलाइन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेट कर दी है मार्च 2024। और इसको कौन डेवलप कर रहा है? L&T डेवलप कर रहा है। और कई सारे फेज वाइज मैनर में ये जो काम है ये किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इंडियाज लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज लेड बाय लार्सन एंड टर्बो एंड टाटाज आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम टू फिनिश दिस कंस्ट्रक्शन वर्क। और डेली जो राइडरशिप एक्सपेक्ट करी जा रही है वो 17 लाख की करी जा रही है। 33 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 248 कोचेस जो हैं वो ऑफर किए जाएंगे इनटू 3 phases. So let us see whether this project will be completed on time or not. That is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.